हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिनर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने इंडियन पॉलिटी आर्टिकल्स लेक्चर 3। हमने पिछले दो लेक्चर में हमने पार्ट फर्स्ट से लेकर पार्ट फिफ्थ के मिड तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो उसी की सीरीज़ में हम तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम कवर करेंगे पार्ट फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ को। तो ठीक है, आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो मिले आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इंडियन पॉलिटी। तो आज हम बात करते हैं आपके पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स द मेंबर। ठीक है ना, सॉरी, ये जो आपका दे रखा है पावर, प्रिविलेजेस एंड द इम्यूनिटीज होता है पार्लियामेंट एंड मेंबर। इसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 बताता है पावर, प्रिविलेज एटसेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट्री एंड ऑफ द मेंबर ऑफ द कमेटी देयर ऑफ। इसमें जितनी भी आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स के जो पावर हैं, प्रिविलेजेस हैं, उनको कौन कौन से प्रिविलेज दिए जाते हैं वो आर्टिकल 105 में मेंशन है। ठीक है, और कुछ कमेटियाँ बनाई जाती हैं पार्लियामेंट में, उनके क्या पावर्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, सब के सब ये आर्टिकल 105 में मेंशन है। आर्टिकल 106 में सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्या सैलरीज हैं, क्या इनकी अलाउंस है, ये मेंशन है आपका आर्टिकल 106। और उसके बाद आता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर मेंशन है आर्टिकल 107 में। तो सॉरी, 107 टू 111 जितने भी दे रखे हैं आर्टिकल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में है। आर्टिकल 107 कहता है प्रोविजन एज टू इंट्रोड्यूस एंड पासिंग द बिल। किसी बिल को पास करना, इंट्रोड्यूस करना, उसको लेकर जो प्रोविजंस होते हैं, कैसे कैसे पास करना है, कहाँ इंट्रोड्यूस करना है, तो ये सब मेंशन है आर्टिकल 107 में। आर्टिकल 108 कहता है कि आपका जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस इन सर्टेन केसेस। इसमें क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि बिल में एक हाउस से पास हुआ है और दूसरा हाउस कभी कभार से पास नहीं कर पाता कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को। तो बिल फिर उसके बाद क्या करता है कि उसके बाद इनकी एक जॉइंट सिटिंग होती है। जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करता है स्पीकर। और जॉइंट सिटिंग को लेकर क्या प्रोविजन से किस केस में आपको जॉइंट सिटिंग की जाएगी, या आपका मेंशन है आर्टिकल 108 के अंदर। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पॉलिटिकल लेक्चर लेंगे। आर्टिकल 109 कहता है स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। मनी बिल के रेस्पेक्ट में कुछ एक स्पेशल प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि मनी बिल को केवल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, और उसको पास भी लोकसभा में किया जाएगा, और फिर उसके बाद जाएगा आपका राज्यसभा में। राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, केवल 14 डेज इस पर थोड़ी बहस चल सकती है और अपनी कोई रिकमेंडेशन दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर मनी बिल अगर राज्यसभा से पास नहीं हुआ तो आपका मनी बिल नहीं, वो बस 14 डेज़ का होता है। 14 डेज़ के अंदर वो पास कर दें, डिस्कस कर लें, ठीक है, वरना इसके बाद मनी बिल आपका फोर्स में जाता है। तो आर्टिकल 109 आपका ऐसे स्पेशल प्रोसीजर है जो मनी बिल के रेस्पेक्ट में मेंशन है आर्टिकल 109 में। आर्टिकल 110 यानी कि 110 ये डिफाइन करता है मनी बिल को, कि मनी बिल की क्या डेफिनेशन है। ठीक है ना, आर्टिकल 110। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, किसकी कोई भी बिल मनी बिल है, ये किसकी पावर है बताने की? ये कौन बताया कि कोई पर्टिकुलर बिल आपका मनी बिल है? ये पावर किसके पास है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे, ठीक है ना। आर्टिकल 111 बताता है एसेंट टू द बिल। किसी बिल को एसेंट कैसे दी जाएगी, पास कैसे किया जाएगा डिफरेंट बिल पे। और जब आपका दोनों से जब बिल आपका राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास होता है तो सीधा हो जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या होता है, उसके पास एसेंट देता है। एसेंट कैसे दी जाएगी, इस एसेंट के क्या प्रोसीजर है, ये सब आपका मेंशन है आर्टिकल 111 में। प्रोसीजर ऑफ द फाइनेंशियल मैटर, वैसे में एसेंट ऑफ द बिल को लेकर एक पॉलिटी के अंदर पूरा एक टॉपिक है, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो जब उस समय आर्टिकल 111 को काफ़ी डिटेल मेंशन किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ द फाइनेंशियल मैटर। फाइनेंशियल मैटर की क्या प्रोसीजर है, ये मेंशन है आपके आर्टिकल्स में। आर्टिकल 112 बताता है आपका एनुअल आर्टिकल 112 बताता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, कि आपको क्या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। आर्टिकल 113 बताता है प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द एस्टीमेट, कि पार्लियामेंट का अपना क्या प्रोसीजर होगा, मतलब पर्टिकुलर एस्टीमेट को लेकर, है ना। आर्टिकल 114 बताता है अप्रोप्रिएशन ऑफ द बिल का अप्रोप्रिएशन कैसे किया जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अगर ये एक 112, 113, 114 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले कोई मैटर आए तो आर्टिकल 112 के अंदर आएगा। अगर आपका एस्टीमेट के रेस्पेक्ट में कोई पार्लियामेंट प्रोसीजर बना रहा है वो आर्टिकल 113 को डील करेगा। अगर कोई अप्रोप्रिएशन बिल है उसको लेकर जो भी प्रोविजंस हैं वो मेंशन है आपके आर्टिकल 114 में। ठीक है, चलते हैं कोई अभी बात करते हैं 115 आर्टिकल्स पर जो दे रखा है आपको ये वाला। आर्टिकल 115 कहता है आपका सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट। ठीक है ना, आपको कौन कौन सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट दिए जाएंगे पर्टिकुलर मतलब कि डेवलपमेंट वर्क्स में। ठीक है ना, डेवलपमेंट ऐसा होता है ना कि ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट एस्टीमेट किया, पर्टिकुलर डेवलपमेंट वर्क उस एस्टीमेट को पार कर गया तो मैं एक एडिशनल सप्लीमेंट्री ग्रांट देने पड़ते हैं उनको, तो उसके लिए हम आर्टिकल 115 है। आर्टिकल 116 कहता है वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट। इसके अंदर जो हमने लास्ट में जो वोट ऑन अकाउंट गिरता है जो क्रेडिट पर या फिर एक्सेप्शनल ग्रांट पर जो वोट गिरता है उसके लिए मेंशन है प्रोविज़न आर्टिकल 116 के अंदर। आर्टिकल 117 बताता है स्पेशल प्रोविज़न एज टू फाइनेंशियल बिल। जितने फाइनेंशियल बिल हैं उसमें कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस होते हैं वो मेंशन है आपके आर्टिकल 117। चलते हैं आगे। प्रोसीजर जनरली, रूल्स ऑफ प्रोसीजर आपका मेंशन है आर्टिकल 118 में। आपके 119 आर्टिकल कहता है रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल बिजनेस। फाइनेंशियल पार्लियामेंट में क्या होता है, इसके फाइनेंशियल बिजनेस से जुड़े हुए जितने प्रोसीजर हैं, लॉ हैं, है ना, उनको रेगुलेट किया जाएगा आर्टिकल 119 के थ्रू। आर्टिकल 120 बताता है कि पार्लियामेंट में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। आर्टिकल 120 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा ना लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आपको याद रखना आर्टिकल 120। आर्टिकल 120 रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्कशन इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कुछ डिस्कशन पर रिस्ट्रिक्शन किया जाता है, पार्लियामेंट में जो डिस्कस चलता है कुछ चीज़ रिस्ट्रिक्ट की जाती हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शन आपकी मेंशन है आर्टिकल 121 में। आर्टिकल 122 एक मिनट, आर्टिकल 122 मेंशन करता है कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 122 कहता है कि पार्लियामेंट में कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी कोर्ट का इंटरफेयर नहीं होगा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को आपका इंटरफेयर नहीं कर सकते किसी भी मैटर में जो पार्लियामेंट में चलने वाली प्रोसीडिंग्स के ऊपर। ठीक है ना, ये आर्टिकल 122 है जैसा कहता है। और कोई इन्फॉर्मेशन को इंक्वायर भी नहीं कर सकते, ये भी एक है आर्टिकल 122 के अंदर। चैप्टर 3 जो पार्ट 5 का है, चैप्टर 3 था लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कुछ लेजिस्लेटिव पावर है जो मेंशन है आपके इसमें चैप्टर 3 में। आर्टिकल 123 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या होता है कि जब आपका एक सेशन खत्म होता है और दूसरा सेशन आता है, एक सेशन खत्म होने से दूसरे सेशन के बीच में एक रेसेस का टाइम होता है जिस समय आपका पार्लियामेंट रनिंग नहीं करता है ना, तो उस समय क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वह कोई भी ऐसा जैसे वाला पावर होती है प्रेसिडेंट की कि वह कोई भी आपका ऑर्डिनेंस ला सकता है ना। कब, जब पार्लियामेंट आपका रेसेस में, जब पार्लियामेंट आपका चल नहीं रहा, ठीक है ना, उस बात पर ये जो आपका ऑर्डिनेंस लाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फ्रॉम द कैबिनेट। ठीक है ना, कैबिनेट के रिकमेंडेशन, अपने मन से नहीं ला देगा, रिकमेंडेशन जो रिकमेंड किया जाएगा कैबिनेट द्वारा, तभी ये ऐसे ही ला सकता है। लेकिन जो ऑर्डिनेंस ये पास करेगा प्रेसिडेंट, उसको जब पार्लियामेंट आपका रनिंग में आएगा तब उसको पास करना होगा बिल को। ठीक है ना, ऑर्डिनेंस को। अब पढ़ते हैं चैप्टर 4 द यूनियन जुडिशरी। आर्टिकल 124 एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 कहता है कि एक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, उसका कुछ अपना संविधान होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। आर्टिकल 125 कहता है सैलरी एक्सेट्रा ऑफ जजेस। जजेस की जो सैलरी है उनके अलाउंस मेंशन है आर्टिकल 125 में। आर्टिकल 126 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट मेंशन है आपका आर्टिकल 126 में। आर्टिकल 127 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज। जो भी आपका एडहॉक जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट को लेकर आपका आर्टिकल है 127। आर्टिकल 128 कहता है अटेंडेंस ऑफ द रिटायर्ड जज एट द सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो आपके रिटायर्ड जज हैं उनकी अटेंडेंस मेंशन की गई है आपकी किसमें, आर्टिकल 128 में। ठीक है ना। आर्टिकल 129 मेंशन करता है सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला गया है आर्टिकल 129 के अंदर। आर्टिकल 130 कहता है सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कितनी सीट होती हैं जजेस की और डिफरेंट उसकी
एडॉक जज की कितनी सीट होती है, मेंशन है आपका आर्टिकल 130 में। 131 कहता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन मैं बता दूं आपको, ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब होता है अगर किसी स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ विवाद है किसी मैटर को लेकर, ठीक है ना, वो आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आएगा, है ना। विवाद अगर कोई रिवर को लेकर आप वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको सुप्रीम कोर्ट डील नहीं करता है, याद रखना उस चीज़ को। वो आर्टिकल 262 के अंदर आता है, 262 63 हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो मैटर आपका 131 के अंदर ओरिजिनल जुडिक्शन में नहीं ले जाएगा। रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी से रिवर को लेकर डिस्प्यूट है दो स्टेट के बीच में, और उस साल जितने भी डिस्प्यूट होंगे एक सेंटर का स्टेट से या फिर स्टेट का सेंटर से, वो सब ओरिजिनल जुडिक्शन में आएंगे और वो सुप्रीम कोर्ट वो जुडिक्स करेगा, ठीक है ना। आर्टिकल 131A रिपेल कर दिया गया है, पहला ही मेंशन था। आर्टिकल 132 कहता है एपीलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। क्या होता है कि एक हायरार्की होती है, जब आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जब आपका कोर्ट जो आपका वो है केस जाता है आपका हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के बाद जो केस होता है सर्टेन केसेस वो जाते हैं आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं अपीलेट जुडिक्शन, अपील करना, एक कोर्ट से हायर कोर्ट में अपील करना। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे जो हाई कोर्ट के जो केसेस हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जो अपील करेंगे जुडिक्शन में, वो है आर्टिकल 132 के तहत। आर्टिकल 133 कहता है अपीलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट इन रिगार्ड ऑफ सिविल मैटर। जितने भी आपके सिविल मैटर्स के रिगार्डिंग कोई भी केसेस हैं हाई कोर्ट में चल रहे हैं, उनको हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा मेंशन है आर्टिकल 133 में। और आर्टिकल जो 132 था वो सिविल मैटर के नहीं था, सर्टेन केसेस, कुछ है सर्टेन केसेस जो सिविल मैटर से अलग हैं, उनको जो हाई कोर्ट में चल रहे हैं उनको अपील कर सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा आर्टिकल 132 कहता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आर्टिकल 134 कहता है अपीलेट जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू द क्रिमिनल मैटर। जितने भी क्रिमिनल मैटर के रिगार्डिंग कोई भी केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका जो अपीलेट जुडिक्शन होगा फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, वो मेंशन आपका आर्टिकल 134 में, ठीक है ना। ये 132, 133, 134 ये सारे आपके अपीलेट जुडिक्शन के हैं। पहला सर्टेन केसेस के लिए और दूसरा है आपका सिविल केसेस के लिए, फिर तीसरा है आपका क्रिमिनल मैटर्स के लिए, याद रखना आपका 132 से 132 टू 134। 134A सर्टिफिकेट टू अपील टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मतलब कि जो अपील करने के लिए सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको मेंशन है आर्टिकल 134A में। अच्छा, आपके लिए एक सवाल है, जो आपका अपीलेट जुडिक्शन है PIL जिसे हम कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये किसके जुडिक्शन में, कौन से सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जब ये लागू की गई थी, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। आर्टिकल 135 कहता है जुडिक्शन एंड द पावर ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसमें बता रखा है फेडरल कोर्ट का जुडिक्शन उनकी पावर को बारे में जो आपके लॉ के तहत आती है, ठीक है ना, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो एक्सरसाइज की जाती है। ये आर्टिकल 135 है, समझे नहीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो लॉ के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पावर दी गई है लॉ के अंदर, वो जुडिस कर रहा है हाई कोर्ट, उसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, वो मेंशन आपका आर्टिकल 135, ठीक है ना, केवल सुप्रीम कोर्ट को लेकर है। 136 कहता है स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई स्पेशल लीव अपील को मेंशन किया गया आर्टिकल 136। आर्टिकल 137 कहता है रिव्यू ऑफ द जजमेंट और द ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऑर्डर जजमेंट को रिव्यू कर सकता है आर्टिकल 137 के तहत। आर्टिकल 138 कहता है इनलार्जमेंट ऑफ द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन को हम इनलार्ज कर सकते हैं 138 के तहत। 139 कहता है कॉन्फ्रेंस ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर टू इशू सर्टेन केसेस सर्टेन रिट्स। कुछ रिट्स जो मैंने आपको आर्टिकल 32 जब पढ़ रहा था तो रिट्स के बारे में बताया था, ठीक है ना। और रिट्स की जो पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर होती है किसी रिट को कंफर्म करने की, मतलब जो पर्टिकुलर केस के लिए कौन सी रिट आपकी आएगी, 5 टाइप की रिट होती है जो मैंने आर्टिकल 32 जो एक्सप्लेन कर रहा था उस समय मैंने बताई थी, ठीक है ना, आपको याद होगा, जाकर दोबारा वीडियो देखिएगा, मैंने 5 टाइप की रिट बताई थी। कौन सी पर्टिकुलर केस कौन सी रिट के अंदर आ रहा है ये सुप्रीम कोर्ट कन्फर्मेंट करेगा, कौन सा आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 139 के तहत, ठीक है ना। आर्टिकल 139 ये कहता है ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन केसेस। कुछ केस ये जो आर्टिकल 139 है जो ये मैंने बता रहा हूँ, ये बता रहा है ट्रांसफ़र ऑफ द सर्टेन केसेस। कुछ सर्टेन केसेस के ट्रांसफ़र को लेकर जो भी आर्टिकल बताया गया है वो है 139A। आर्टिकल 140 कहता है एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो भी एंसिलरी पावर है वो मेंशन है आर्टिकल 140 के अंदर। आर्टिकल 141 कहता है लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट।
आर्टिकल 141 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ डिक्लेयर करता है वो सभी कोर्ट के लिए मान्य होगा, ठीक है ना, या बाइंडिंग होगा सभी कोर्ट के लिए, वो लॉ माने जो सुप्रीम कोर्ट ने आपका डिक्लेयर किया है। आर्टिकल 141 कह रहा है। आर्टिकल 142 कहता है इन्फोर्समेंट ऑफ द डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर टू बी डिस्कवरी एट्सेट्रा। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर है, डिग्री, उसको इन्फोर्समेंट करना या फिर उसको ऑर्डर को ऐसे डिस्कवरी की तरह तौर लेना, ये सारे के सारे आपके आते हैं आर्टिकल 142 के तहत, ठीक है ना। कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास कर रहा है, उसको किस तरीके से इन्फोर्समेंट किया जा रहा है, किस तरह से नीचे इन्फोर्स किया जा रहा है उनके ऑर्डर को, डिग्री को, ये सब मेंशन आपका आर्टिकल 142 के अंदर, ठीक, पढ़ते हैं। आर्टिकल 143 बताता है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल 143 में एक पावर है प्रेसिडेंट के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी मैटर को लेकर, जुडिशियल मैटर को लेकर कंसल्ट कर सकता है, ठीक है ना। आर्टिकल 144 कहता है आपका सिविल एंड जुडिशियल पावर, जुडिशियल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 144 कहता है कि सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ एक्ट करेंगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, ठीक है ना, एड के ऊपर। मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो भी एडवाइस होगी या कुछ वो एक्ट करेगा उसके बेस पर सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ आपकी एक्ट करेंगी, ठीक है ना। आपका मेंशन है आर्टिकल 144, ठीक है। आर्टिकल 144 ये रिपेल कर दिया गया है। आर्टिकल 145 बताता है रूल ऑफ कोर्ट, जितने भी कोर्ट के रूल्स हैं मेंशन है आपके आर्टिकल 145 के अंदर। 146 कहता है ऑफिसर्स एंड द सर्वेंट एंड द एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी खर्चे होते हैं, जितने उनके ऑफिसर्स और सर्वेंट होते हैं, सब के सब मेंशन है आपके 146 आर्टिकल में, ठीक है। आर्टिकल 147 कहता है आपका इंटरप्रिटेशंस। कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनको इंटरप्रेट करना होता है, तो कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपका एज ए इंटरप्रेटर है, वही इंटरप्रिटेशन करता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी व्याख्या होती है, ये आर्टिकल 147। चैप्टर 5 ये CAG के लिए, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए। आर्टिकल 148 ये कहता है कि हमारे देश में एक CAG होनी चाहिए। CAG माने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 कहता है। तो CAG का फंक्शन क्या होते हैं या मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है ना। और आर्टिकल 149 कहता है ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ द CAG। जितनी CAG की पावर और ड्यूटीज़ है मेंशन है आर्टिकल 149 के अंदर। आर्टिकल 150 फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट और यूनियन की जो भी अकाउंट की फॉर्मेशन है वो आर्टिकल 150 के अंदर है। आर्टिकल 151 ऑडिट रिपोर्ट, आर्टिकल 51 के अंदर आती है ऑडिट रिपोर्ट जो आपका बनाता है CAG। और ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में एक बात और, कि जो ऑडिट रिपोर्ट को आपके पार्लियामेंट में पेश की जाती है वो किस कमेटी द्वारा पेश की जाती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसी के साथ आपका पार्ट 5 कंप्लीट होता है। अब आते हैं पार्ट 6 के रिगार्डिंग। हम जो पार्ट 6 करेंगे, पार्ट 6 के बारे में जान लेते हैं। ये पार्ट 6 जो डील करता है स्टेट और उससे जुड़े हुए मैटर्स, उससे जुड़ी हुई जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, हाई कोर्ट हुआ, स्टेट हाई कोर्ट हुआ, जो भी हुआ आपके सब इसके अंदर आते हैं पार्ट 6 के अंदर, ठीक। पढ़ते हैं। इसका पहला जो आता है इसमें 152 आर्टिकल आता है, वो डिफ़ाइन करता है, ठीक है ना। इसमें डेफिनेशंस होती हैं अलग अलग। और इसमें चैप्टर 1 के अंदर आता है। चैप्टर 2 होता है द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में पहला है गवर्नर, ठीक है ना। गवर्नर के लिए आता है गवर्नर ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 153। एक स्टेट में गवर्नर होना चाहिए ऐसा मेंशन आर्टिकल 153 में। आर्टिकल 154 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। स्टेट की क्या एग्जीक्यूटिव पावर है, ये आपका मेंशन आर्टिकल 154 में। आर्टिकल 155 बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर आपका आर्टिकल बना है 155। आर्टिकल 156 बताता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के ऑफिस की क्या टर्म है, ये मेंशन है आपके आर्टिकल 156 के अंदर। आर्टिकल 157 बताता है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर। गवर्नर का अपॉइंटमेंट कर रहे हो उसकी क्या उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मेंशन आपका आर्टिकल 157 के अंदर। आर्टिकल 158 बताता है कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस। गवर्नर ऑफिस की कंडीशंस क्या होती हैं, आर्टिकल 158 के अंदर है। आर्टिकल 159 बताता है ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द गवर्नर बनता है आर्टिकल 159, ठीक है। चलते हैं आगे। आर्टिकल 160 कहता है डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटेंजेंसीज। कुछ ऐसी कंटेंजेंसी या केसेस होते हैं जहाँ पर गवर्नर अपने फंक्शन डिस्चार्ज करता है, वो मेंशन आपका आर्टिकल 160 में। आर्टिकल 161 बताता है पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 161 में कुछ गवर्नर को पावर मिली हुई है, वो किसी भी जो केसेस उनके पास आएंगे उसमें वो पार्डन कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है,
किसी केसेस को, किसी सेंटेंस को, ठीक है ना। आर्टिकल 162 कहता है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर की एक्सटेंट कितनी है, ये मेंशन आपका आर्टिकल 162। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेकर कुछ आर्टिकल हैं 163 और 164। आर्टिकल 163 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो आपको एडवाइस देंगे गवर्नर को। आर्टिकल 164 कहता है अदर प्रोविजन एज अ मिनिस्टर, मिनिस्टर के तौर पर आपका क्या प्रोविज़न है। द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के मेंशन है आर्टिकल 165, इसमें होगा एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। और यह कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस को कंडक्ट नहीं है आर्टिकल 166। ये आर्टिकल 166 कहता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के क्या बिजनेस होते हैं, किस तरह से वो कंडक्ट करता है बिजनेस को, मेंशन आर्टिकल 166 के अंदर। उसके बाद आता है आर्टिकल 167, ये बताता है ड्यूटीज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। आर्टिकल 167 में बताया गया है चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज़, जो आपका आर्टिकल 167 में कहता है कि ये बताता है कि चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज़ के बारे में, वो ड्यूटी जो उसको उस ड्यूटी के तहत उसे इन्फॉर्मेशन देनी होगी गवर्नर को, और गवर्नर अगर जो इन्फॉर्मेशन मांगना चाह रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कि इसके तहत वो गवर्नर को इन्फॉर्म करेगा किसी मैटर को लेकर। आर्टिकल 167 ये ऐसा कहता है। आपका आता है फिर चैप्टर 3 द स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर। आर्टिकल 168 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन द स्टेट, आपके स्टेट में एक लेजिस्लेचर होगी, उसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान होगा, ऐसा मेंशन आर्टिकल 168 के अंदर। आर्टिकल 169 कहता है एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, मतलब आर्टिकल 169 कहता है कि स्टेट के पास पावर है, वो आपका कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर सकता है और अबॉलिश कर सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे अबॉलिश की जाती है, इसके एक प्रोसीजर होते हैं जिसको हम पॉलिटिकल लेक्चर में कवर करेंगे डिटेल में। तो आर्टिकल 170 कहता है कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या कंपोजिशन रहेगी। आर्टिकल 171 कहता है कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या कंपोजिशन रहने वाली है। तो आपके लिए एक सवाल है कि ऐसी कौन कौन सी स्टेट हैं जिनके पास अपने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आर्टिकल 172 कहता है ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर का ड्यूरेशन क्या रहेगा, ये आपका आर्टिकल 172 के अंदर मेंशन है। आर्टिकल 173 आपका बताता है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में की मेंबरशिप की क्या क्वालिफिकेशन होती है, जो आपके एमएलए बनते हैं एमएलए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर में, ये मेंशन आपका आर्टिकल 173। आर्टिकल 174 कहता है सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, जितने भी आपके स्टेट लेजिस्लेचर में या फिर कहते हैं इसमें जो भी सेशन चलेंगे उन सेशन में प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन एक तरह फंक्शन होते हैं, तो आपके मेंशन है आर्टिकल 174 में। कोई भी आपकी जो होते हैं ना विधानसभा जिसे कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, वो आपका उसके बाद फंक्शन होते हैं कि उस सेशन कंडक्ट होते हैं, इसमें प्रोरोगेट करना, जैसे कि आपका डिसोल्यूशन करना, सेम फंक्शन आपके होते हैं लोकसभा के अंदर भी, ठीक है ना। ये आर्टिकल 174 के मेंशन है। और आर्टिकल 175 कहता है राइट ऑफ द गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउसेस और हाउस, गवर्नर के पास राइट है कि वो एड्रेस कर सकता है, मैसेज कर सकता है किसी भी लेजिस्लेशन में या हाउसेस में कह सकते हो। आर्टिकल 176 कहता है स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर, गवर्नर द्वारा जो स्पेशल एड्रेस किया जाए किसी भी हाउस में, वो मेंशन है आपका आर्टिकल 176 के अंदर। आर्टिकल 177 कहता है राइट्स ऑफ द मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल एज रेस्पेक्ट द हाउसेस, मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल के जो राइट्स हैं हाउस के रेस्पेक्ट में मेंशन है आपका आर्टिकल 177 के अंदर, ठीक। अब बताता है ये वाला ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के कुछ ऑफिसरों के बारे में बता रखा है। पहला है आपका आर्टिकल 178, आर्टिकल 178 कहता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेचर, आपके लेजिस्लेचर में एक स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। आर्टिकल 179 के अंदर कहता है वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अपने ऑफिस से अगर निकाला जाए, उसको रिज़ाइन किया जाए, उसके वैकेंट और सीट अगर जब वैकेंट हो तो उसके लिए कोई प्रोविज़न होते हैं, वो मेंशन आपके आर्टिकल 179 के अंदर। डेप्यूटी स्पीकर की पावर, और या फिर जब डेप्यूटी स्पीकर आपका एब्सेंट है, उसकी जगह जो आदमी प्रेसाइड कर रहा है हाउस को, तो उसकी जो पावर सब मेंशन है आपकी आर्टिकल 180 के अंदर, 180 के अंदर। 181 के अंदर है द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड वाइल रेजोल्यूशन ऑफ हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आपके प्रिसाइड नहीं करेंगे हाउस को तब जब उनके खिलाफ उनको निकालने के लिए कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा हो, ये आर्टिकल 181 कहता है।
आर्टिकल 182 कहता था चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का अपना एक चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन होगा, ये आपका मेंशन आर्टिकल 182 में। आर्टिकल 183 कहता है वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन। आर्टिकल 183 बताता है कोई भी चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन अपने ऑफिस से निकाला जाए या रिज़ाइन कर दे या उसको वैकेट हो सीट, तो उस केस में आपका आर्टिकल 183 मेंशन है इसके लिए, ठीक है ना। आर्टिकल 184 कहता है पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन एंड द अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज टू द ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट और एक्ट चेयरमैन। मतलब इसमें बता रहा है कि कोई डिप्टी चेयरमैन हुआ या फिर कोई दूसरा पर्सन हुआ, इनकी एब्सेंस में जो प्रिसाइड कर रहा है ऑफिस को, उसकी क्या पावर होंगी, मेंशन है आपका आर्टिकल 184 के अंदर। आर्टिकल 185 कहता है द चेयरमैन और द डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड वाइल अ रिजोल्यूशन ऑफ हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड नहीं करेंगे उस समय ऑफिस को जब उनके खिलाफ ही रिजोल्यूशन पास किया जा रहा है उनके हटाने को लेकर, तो उस समय वो प्रिसाइड नहीं करेंगे। तो ये आपका मेंशन है आर्टिकल 185। आर्टिकल 186 बताता है सैलरी एंड द अलाउंस ऑफ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर एंड द चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन स्पीकर या फिर आपका डेप्यूटी स्पीकर, इन सब की सैलरीज होंगी, अलाउंस होंगी, आपका मेंशन है आपका आर्टिकल 186 में। 187 बताता है सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का जो सेक्रेटरीट है उसको लेकर आर्टिकल 187, ठीक। उसके बाद आते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस। आर्टिकल 188 कहता है ओथ और अफर्मेशन बाय द मेंबर द्वारा जो ओथ और ली जाएगी, सब आर्टिकल 188 के अंदर मेंशन है। जो एमएलए हैं, जो एमएलए बनने से पहले जो ओथ लेते हैं, बनने से पहले नहीं, बनने के बाद ही ओथ लेंगे ना। एमएलए बनने के बाद जो ओथ लेंगे उनके रिगार्डिंग जो भी आपकी जो भी उनके मतलब क्या ओथ लेंगे उसकी कंटेंट क्या होंगे, ओथ के सारे एफर्मेशन सबके मेंशन है आर्टिकल 188 के अंदर। आर्टिकल 189 कहता है कि वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ द हाउस टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसी एंड कोरम। मतलब हाउस में कैसे कैसे वोटिंग की जाएगी, किस प्रकार की वोटिंग होगी, कैसे कैसे वोटिंग का प्रोसीजर है, सब मेंशन है। और जो कोरम मैं बता चुका हूँ पहले, फिर भी बता देता हूँ। कोरम का मतलब होता है कोई भी हाउस जिसके अंदर 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर अगर प्रेजेंट हैं, मेंटेन है, तो आपको कहते हैं कोरम आपका मेंटेन है, तो आप हाउस रन कर सकते हो। अगर आपका 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हाउसेस मेंटेन नहीं है तो इसका मतलब कोरम नहीं है, तो आपका जो हाउस है वो डिसॉल्व कर दिया जाता है उसी समय, ठीक है ना। आपका आर्टिकल 189 ऐसे बोलता है। डिसोल्यूशन ऑफ द मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर आपका मेंशन आपका आर्टिकल 190 से लेकर 193 तक। 193 कहता है वैकेशन ऑफ द सीट का खाली होना, ये आपका खाली होने के लिए जो भी प्रोविज़न है कैसे कैसे फिल की जाएगी वो आपका आर्टिकल 190 के अंदर है। आर्टिकल 191 के अंदर है मेंबर, कोई भी मेंबर है जो चुना गया उसका डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर जो प्रोविज़न है आपका आर्टिकल 191 के अंदर मेंशन है। आर्टिकल 192 कहता है डिसीजन ऑन द क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना, उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है डिसीजन लिए जाएंगे, आपको मेंशन आर्टिकल 192 के अंदर। आर्टिकल 193 कहता है पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 188 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिस्क्वालीफाइड। इसके अंदर कह रहा है सिमिलरली जिसमें ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के लिए बताया था ना आपको, है ना, वही सेम इनके लिए होता है एमएलएस के लिए। ये कहना चाह रहा है कि अगर आर्टिकल 188 के अंदर ओथ का प्रावधान दिया है आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एमएलएस के लिए, कहा गया कि अगर आप ओथ जब आपने इलेक्शन जीता उसके बाद आपको ओथ लेनी है। अगर आपने ओथ नहीं ली, ठीक है ना, ओथ नहीं ली, उसके ओथ न लेने के बाद फिर आप हाउस में सिटिंग भी कर रहे हो और वोटिंग भी डाल रहे हो अलग अलग मैटर्स के ऊपर, तो उस समय आपका पेनल्टी लगाई जाएगी। इसका मतलब बिना ओथ के आप कोई भी फंक्शन नहीं कर सकते हाउस में, अगर करोगे तो आपका पेनल्टी लगेगी, ऐसा मेंशन है आपका आर्टिकल 193। बशर्ते एक इसमें कंडीशन है, आपको उससे पहले डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो, बस ये है, याद रखना। इससे बन जाता है यूपीएससी में स्टेटमेंट इन्हीं इस पे क्वेश्चन पर, थोड़ा ये याद रखिए। पावर, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड देयर मेंबर्स, ठीक है ना, मेंशन आपका 194 के अंदर। आर्टिकल 194 कहता है पावर, प्रिविलेजेस एटसेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड ऑफ द मेंबर एंड कमिटीज देयर ऑफ। मतलब जो भी आपके एमएलएज होते हैं या फिर आपके लेजिस्लेचर होती है उसके लेजिस्लेचर जो होती है उसकी क्या पावर है, प्रिविलेजेस हैं, और दूसरा जो कमेटी बनाई जा रही है आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में उसकी क्या पावर है, सब मेंशन है आपके आर्टिकल 194 के अंदर। आर्टिकल 195 कहता है सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर्स की क्या सैलरी रहेगी, क्या अलाउंस, आपका मेंशन आर्टिकल 195 के अंदर। एक है आपका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स जो आपको बताता है आर्टिकल 196। आर्टिकल 196 कहता है प्रोविज़न एज टू इंट्रोड्यूस द पासिंग ऑफ द बिल, ये आयु दे रखा है आपका,
ये कहता है आपका प्रोविज़न एज टू इंट्रोड्यूस एंड पासिंग ऑफ द बिल। कोई भी बिल पास करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस होंगे, कौन कौन से प्रोसीजर्स, ये सब मेंशन है आपके आर्टिकल 196 के अंदर। इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब पॉलिटिकल एक्शन लेंगे, बस आप जान लो ये सब आर्टिकल 196 के अंदर मेंशन है। आर्टिकल 197 कहता है, एक मिनट में देखता हूँ, आर्टिकल 197 कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एज टू द बिल और अदर देन मनी बिल। ठीक है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल की कुछ रिस्ट्रिक्शन है सर्टेन बिल्स को लेकर जो मनी बिल से अलग है। ठीक है ना, मनी बिल से अलग जितने भी बिल आएंगे उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वो 197 के अंदर मेंशन है। 198 कहता है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी। मनी बिल के रिगार्डिंग कोई स्पेशल प्रोसीजर मेंशन आपके आर्टिकल 198 के अंदर। आर्टिकल 199 के अंदर मेंशन है मनी बिल। मनी बिल को डिफाइन किया गया आर्टिकल 199 के अंदर। ठीक है ना, आर्टिकल 200 के अंदर बिल की एसेंट, बिल कैसे पास किया जाएगा उसको एसेंट करने का तरीका क्या है, ये आपको आर्टिकल 200 के अंदर मेंशन है। उसके अंदर आर्टिकल 201 मेंशन करता है बिल रिजर्व फॉर द रिकंसिडरेशन। मतलब आपको बिल आपने रिजर्व कर लिया कंसिडरेशन के लिए, ये आपका आर्टिकल है 201। वैसे बता दूं आर्टिकल 201 के बारे में वैसे बता चुका हूँ जब मैंने आपका लोकसभा का ले रहा था, लोकसभा राज्यसभा का जो इसमें आर्टिकल्स में बिल के एसेंट को लेकर बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। आपके जो बिल पास होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली से, वो जाता है गवर्नर के पास, गवर्नर की पावर पास गवर्नर के पास ले जाता है, गवर्नर उसमें एसेंट करता है, पास करता है बिल को, है ना। पास करने का मतलब एक पॉलिटी टर्म में होता है एसेंट देना, ठीक है ना। तो उस आपका मेंशन आर्टिकल 200 के अंदर। आर्टिकल 201 के अंदर बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन क्या कहता है, बिल अपने पास रिजर्व कर लेता है कंसिडरेशन के लिए, मतलब फर्दर कंसिडरेशन के लिए आगे। ठीक है ना, ये आर्टिकल 201 में, इसको डिटेल में पढ़ेंगे आर्टिकल 201 में, ये कुछ स्पेशल पावर है गवर्नर की। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। ये आगे कहता है द प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स। कुछ फाइनेंशियल मैटर को लेकर प्रोसीजर हैं, ये आपके मेंशन है आपके आर्टिकल 100। आर्टिकल 202 कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जितने भी आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो आपका मेंशन आर्टिकल 102। आर्टिकल 203 कहता है, 202 आर्टिकल 203 कहता है प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू एस्टीमेट। एस्टीमेट के रिस्पेक्ट में लेजिस्लेचर में क्या प्रोसीजर्स हैं, मतलब कोई भी एस्टीमेट करवा रहा है ऑडिटर जनरल में, उसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, मेंशन आपका आर्टिकल 203। आर्टिकल 204 एप्रोप्रिएशन बिल, सेम वैसे सिमिलर आर्टिकल हैं जो मैं पढ़ चुका हूँ। आर्टिकल 205 है सप्लीमेंट्री एंड एडिशनल एक्सेस ग्रांट। कोई भी आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपका जो आपने पहले एस्टीमेट किया था उससे कुछ ज़्यादा एस्टीमेट आपका शो कर रहा है, तो उसको आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए आपको पास करना होगा बिल, तो वो आपका मेंशन आर्टिकल 205 में। ठीक है ना। आर्टिकल 206 कहता है वोट एंड अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट। कुछ ऐसी ग्रांट होती हैं एक्सेप्शनल ग्रांट, जो अनफोर्सिन ग्रांट, जो आपके जो अनफोर्सिन के खर्चे में आती हैं, इसके ऊपर वोट करना या क्रेडिट करना, इस सबका मेंशन है आर्टिकल 206 के अंदर। आर्टिकल 207 कहता है स्पेशल प्रोविज़न एज टू द फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल को लेकर कोई स्पेशल प्रोविजंस हैं स्टेट लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग, वो मेंशन है आपके आर्टिकल 207 में। तो ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल 2 इसमें कुछ बता रखे हैं प्रोसीजर्स के बारे में। रूल ऑफ प्रोसीजर, ये आपका मेंशन है आपका आर्टिकल 208। आर्टिकल 209 के अंदर है रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल बिजनेस। फाइनेंशियल बिजनेस के रिलेटेड कोई भी स्टेट में कुछ लेजिस्लेट किया जा रहा है, लॉ बनाया जा रहा है, कुछ अमेंडमेंट लाया जा रहा है, उसके लेकर जो भी प्रोविजंस हैं रेगुलेशन आपकी मेंशन आर्टिकल 209 में। 210 कहता है कि जो आपके लेजिस्लेचर हैं उनमें कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन लेजिस्लेचर, ये आपका मेंशन है आर्टिकल 210। आर्टिकल 211 बताता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्कस इन द लेजिस्लेचर, मतलब कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन है लेजिस्लेचर में जो डिस्कस की जाती हैं, में जो भी डिस्कस चलता है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, डेरोगेटरी वर्ड है, ये सब आपके मेंशन आर्टिकल 211 में। जो लोकसभा के जो फंक्शन थे ना मोरलेस सेम है जो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना आपको। आर्टिकल 212 आपका बताता है कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। सेम चीज़ कह रहा है कि अगर कोई भी लेजिस्लेचर में आपका कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ भी डिस्कस हो रहा हो, किसी प्रोसीडिंग चल रही हो, उस प्रोसीडिंग को लेकर कोई भी कोर्ट कोई इंक्वायरी इशू नहीं कर सकता, ठीक है ना।
212 मतलब कोर्ट का इंटरफेयर नहीं अलाउ किया गया है, मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रोसीजर्स में, ठीक है ना, प्रोसीडिंग्स में, याद रखना। सिमिलरली ऐसा सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा, सुप्रीम कोर्ट आपका इंटरफेयर नहीं कर सकता लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स के अंदर, ठीक है ना। उसी तरह से 212 यानी 212 में लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी प्रोसीडिंग चल रही हो, उसके अंदर कोई भी कोर्ट आपका इंटरफेयर नहीं कर सकता। आपका है चैप्टर 4 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, ठीक है ना। आर्टिकल 213 कहता है पावर ऑफ द गवर्नर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसिस ऑफ द लेजिस्लेचर। जब आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी मतलब कि रेसिस में है, यानी कि आपकी सेशन में नहीं है, उसका कोई सेशन नहीं चल रहा अभी, वो मतलब कहते हैं ना साल के अंदर मतलब कि एटलीस्ट 2 सेशन होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आप जिस टाइम आपका सेशन में नहीं होती लेजिस्लेटिव असेंबली, उसे कहते हैं रेसिस। जब आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली रेसिस में होगी तो उस टाइम आपका जो गवर्नर है ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, ठीक है ना। चैप्टर 5 कहता है हाई कोर्ट इन द स्टेट, ठीक है ना। चैप्टर 5 के अंदर हाई कोर्ट बता रहेगा। आर्टिकल 214 कहता है हाई कोर्ट फॉर द स्टेट, एक स्टेट में अपना एक हाई कोर्ट होना चाहिए। आर्टिकल 214 कह रहा है। 215 कहता है हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह एक्ट करेगा। आर्टिकल 216 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा मेंशन आर्टिकल 216 के अंदर, ठीक। आर्टिकल 217 कहता है अपॉइंटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के ऑफिस की क्या कंडीशन है, क्या अपॉइंट है, कैसे अपॉइंटमेंट किया जाना है, आर्टिकल 217 के अंदर मेंशन है। आर्टिकल 218 कहता है एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविज़न रिलेटिंग टू द सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के जुड़े हुए जो भी आपके प्रावधान है, प्रोविज़न है, वो किस तरह से लागू किए गए हैं, वो आर्टिकल 218 के अंदर मेंशन है। हाई कोर्ट के जजेस की ओथ और अफर्मेशन के लिए मेंशन है आर्टिकल 219। आर्टिकल 220 के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन दे रखी हैं जो आपके परमानेंट जज बनने के बाद प्रैक्टिस की जाएंगी, मतलब कुछ जजेस के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, मेंशन है आपके आर्टिकल 220 के अंदर। 221 के अंदर सैलरी अलाउंस मेंशन है जजेस का। आर्टिकल 222 बताता है ट्रांसफर ऑफ द जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, अगर एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है जज को, उसके लिए मेंशन किया गया है आपका आर्टिकल 222। आर्टिकल 223 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस, जो आपके एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं उनके अपॉइंटमेंट को लेकर आर्टिकल 223। आर्टिकल 224 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ द एडिशनल एंड एक्टिंग जज, एडिशनल एक्टिंग जज की अपॉइंटमेंट ही मेंशन आपको आर्टिकल 224 के अंदर। 224A कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायर्ड जज एज ए सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट, जो आपके रिटायर्ड जज हैं उनकी सिटिंग को लेकर कोई अपॉइंटमेंट दिया गया है, सॉरी जो आपके रिटायर्ड जज हो जाते हैं उनको रीअपॉइंट करने के लिए एक आर्टिकल बनाया गया 224A। 225 कहता है जुडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट का जुडिक्शन है वो मेंशन किया गया आर्टिकल 225 के अंदर। आर्टिकल 226 कहता है पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन राइट, हाई कोर्ट के पास अपनी एक पावर है कुछ राइट को, सर्टेन राइट्स को इशू करने की, ठीक है ना, ये आर्टिकल 226 कहता है। आर्टिकल 226A कहता है आर्टिकल 226A को रिपेल कर दिया गया, पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था। कुछ आर्टिकल ऐसे थे कि जो पहले बने थे, बाद में उनको रिपेल कर दिया गया। आर्टिकल 27 कहता है पावर ऑफ द सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की जो पावर है अपने निचले कोर्ट के ऊपर सुपरिंटेंडेंस करने की, उनको मतलब उनको एडमिनिस्टर करने की, वो सब मेंशन है आपको आर्टिकल 27, ठीक है ना। आर्टिकल 228 ट्रांसफर सर्टेन केसेस टू द हाई कोर्ट, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलते हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं हाई कोर्ट के अंदर, उसके लिए कुछ प्रोविज़न मेंशन आर्टिकल 28 के अंदर। आर्टिकल 228A को रिपेल कर दिया गया है। आर्टिकल 229 कहता है ऑफिसर्स एंड द सर्वेंट एंड द एक्सपेंशन ऑफ द हाई कोर्ट, आर्टिकल 29 के अंदर आपके जितने भी ऑफिसर्स और सर्वेंट या फिर जो एक्सपेंसेस खर्चे जो हो रहे हैं हाई कोर्ट में सब मेंशन है आपके आर्टिकल 29 के अंदर। आर्टिकल 230 बताता है एक्सटेंशन ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट टू द यूनियन टेरिटरीज, हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है यूनियन टेरिटरीज को लेकर वो मेंशन है आपका आर्टिकल 220 के अंदर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, 2 या उससे ज़्यादा स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, इसके लेकर इसको 2 या उससे ज़्यादा स्टेट के लिए हम एक हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसके लिए मेंशन है आपका प्रोविज़न आर्टिकल 231। आगे बात करते हैं, आगे है चैप्टर 6, आई थिंक ये लास्ट है इसका, सबऑर्डिनेट कोर्ट को लेकर है। आर्टिकल 233 बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, जो एक डिस्ट्रिक्ट में जज होना चाहिए आपका, डिस्ट्रिक्ट जज में, या उनको उसका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाना है वो आपका मेंशन आर्टिकल 233। 233A कहता है वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एंड जजमेंट एक्सेट्रा डिलीवरी बाय द सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस,
जो कुछ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा डिलीवर किया जा रहा है कोई जजमेंट या फिर उनके अपॉइंटमेंट को वैलिडेट करना है, वो आर्टिकल 233 ए के अंदर है। 234 बताता है रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज टू द जुडिशियल सर्विसेज। आपके किसी भी पर्सन को रिक्रूट किया जा रहा है किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज के तहत जुडिशियल सर्विस के द्वारा, वो आपका आर्टिकल 234 के अंदर। 25 बताता है कंट्रोल ओवर 25 कंट्रोल ओवर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर जो कंट्रोल है आपका मेंशन आर्टिकल 235 के अंदर। आर्टिकल 236 बताता है इंटरप्रिटेशन। आर्टिकल 236 के अंदर इंटरप्रिटेशन बताया गया है, मतलब कोई भी या फिर लॉ होता कानून होता है, सुप्रीम कोर्ट की कुछ प्रोविजन होता है को इंटरप्रेट करना है, तो आपको मेंशन है आपका आर्टिकल 236 के अंदर। आर्टिकल 237 कहता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर इन सर्टेन केसेस और द क्लासेस ऑफ द मजिस्ट्रेट। इसमें बताया है कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं इस चैप्टर के अंदर और कुछ ऐसे कुछ केसेस भी हैं। इसने कहा कि कुछ इस चैप्टर के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं जो एक सर्टेन क्लास या फिर क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट पर अप्लाई होते हैं, वो सब मेंशन आपके आर्टिकल 237। मतलब इसमें कुछ ऐसे प्रोविज़न दे रखे हैं जो आपके इस पार्ट के अंदर जो आपके जो मजिस्ट्रेट होता है उस पर अप्लाई किए जाने हैं, उसके लिए मेंशन है आपके 30 to 37 आर्टिकल। ठीक है, एक पार्ट है 5th 6th 7th का। पार्ट 7 आपका पहले था जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी, तो कुछ ऐसी स्टेट थी जिनको एक अलग अलग कैटेगरी में डाला गया था, ABCD। यानी कि आपका था एक तो सेंट्रल प्रोविंसेस ABC ऐसे करके थी, तो आपकी जो स्टेट पार्ट बी में आती थी वो आपको मेंशन की गई थी पार्ट 7 के अंदर। बट वो बाद में क्या हुआ कि इसको रिपेल कर दिया गया कुछ समय बाद, तो जो पार्ट 7 है उसको रिपेल कर दिया गया। इसके अंदर वो स्टेट थी जो पार्ट बी में आती हैं, ठीक है ना। ये आपके जब देश आज़ाद हुआ तब इस कुछ स्टेट को पार्ट बी में डाला था, बाद में इसको रिपेल कर दिया, तो इसको हम अब नहीं पढ़ेंगे कि ये रिपेल हो चुका है हमारे इससे। तो ठीक है, आज के इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।